हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अल्फा फिजिक्स क्लासेस। मैं रश्मि सिंह। आज आप लोग को जो टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड एक पार्ट मैंने आपको पढ़ा रखा है, आज और कुछ और भी एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं? तो दैट टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि वैसे बॉन्ड जो कि फॉर्म होते हैं यानी बनते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण। यानी कि वो क्या करेंगे, उसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे, जो भी एटम होंगे, वो ट्रांसफ़र करेंगे इलेक्ट्रॉन का। आपको पता है किसी भी एटम में 3 सब एटमिक पार्टिकल्स होते हैं। एक होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन, तीसरा होता है न्यूट्रॉन। तो ये जो 3 हमारे सब एटमिक पार्टिकल्स होते हैं उसमें जो हमारा न्यूट्रॉन होते हैं वही होंगे ट्रांसफ़र। क्यों? बिकॉज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ये हमेशा न्यूक्लियस में होते हैं और ये बाहर नहीं निकलते हैं। अब आते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कहने का मतलब है कि किसी भी एटम से या तो इलेक्ट्रॉन वहां से लॉस होंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कोई एक ऐसा एटम होगा जो कि वहां से इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, और दूसरा जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होते हैं। अब बोला जा रहा है कि आयनिक बॉन्ड किसके किसके बीच में होते हैं, मतलब किस टाइप के एलिमेंट होने चाहिए वहां पे। तो आपको याद रखना है कि आयनिक बॉन्ड ऑलवेज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होंगे उस फॉर्मेशन में बॉन्ड में आपको एक मेटल मिलेंगे और एक दूसरा नॉन मेटल मिलेंगे। यानी कि अगर एक मेटल ले लेते हैं तो भी वहाँ पे आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होंगे, और अगर हम नॉन मेटल ले लेते हैं तो भी वहाँ पे आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे ये मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड, अब आपको बताने हैं कि जो सोडियम क्लोराइड है इसमें किस टाइप का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, आयनिक बॉन्ड हो रहा है या कोवैलेंट बॉन्ड। आपको पता है केमिकल बॉन्ड 2 तरह के होते हैं, एक होता है आयनिक बॉन्ड और दूसरे होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, जो मैं आपको पढ़ाऊंगी। अब आते हैं सोडियम क्लोराइड पे। तो सोडियम आप यहाँ पे लिख लो। अब आप बताओ सोडियम इज अ मेटल और नॉन मेटल? मेटल है तो आप लिख दिया सोडियम। क्लोरीन इज अ नॉन मेटल तो आपने लिख दिया क्लोरीन। अब यहाँ से देखो, सो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम? 11। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन? 17। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या आएंगे? 281। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आएंगे 28 और 7। अब आपको याद क्या रखने हैं कि आयनिक बॉन्ड हमेशा मेटल और नॉन मेटल में फॉर्मेशन होते हैं। तो मेटल्स किसे कहते हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटर मोस्ट में ताकि हम कहें कि नहीं वो मेटल है। तो आपको याद रखना है कि अगर किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 और 3 आते हैं, अगर किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहा जाता है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। तो अगर किसी का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 है तो हम उसे मेटल कहते हैं। और अगर किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 5, 6 और 7 है तो हम उसे नॉन मेटल कहते हैं। अगर किसी के आउटर मोस्ट में यानी किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो तो हम उसे नॉन मेटल कहते हैं। लेकिन अगर आयनिक बॉन्ड की अगर हम बात करें तो 1, 2, 3 वाले मेटल आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, 5, 6, 7 वाले जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे। बट वैसे एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट में 4 होंगे वो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते हैं, वो क्या बनाते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। और क्यों बनाते हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो आपको ये याद रखना है कि आयनिक बॉन्ड में जो मेटल नॉन मेटल होंगे तो उस मेटल में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो 1 होंगे, 2 होंगे या फिर 3 होंगे। और नॉन मेटल में आउटर मोस्ट में 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे। जो 4 वाले नॉन मेटल होते हैं दे फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, वो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते हैं। अब आप यहाँ से देखो, आप लिखो यहाँ पे सोडियम का सिंबल क्या होते हैं? Na। क्लोरीन का सिंबल क्या होता है? Cl। अब बताइए यहाँ पे जब भी कोई आयन फॉर्मेशन करते हैं, आयनिक बॉन्ड इट मीन्स वैसे बॉन्ड जिसमें क्या प्रेजेंट होंगे? आयन। तो आयंस फॉर्मेशन करने के लिए क्या किया जाता है कि कोई भी एलिमेंट सबसे नजदीक इनर्ट गैस लेके आते हैं, मतलब सबसे नजदीक इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन लेके आने की कोशिश करते हैं। तो अगर 1 से 20 तक की अगर हम बात करें तो उसमें 3 ऐसे मतलब एलिमेंट है जो कि इनर्ट गैस है। तो सबसे पहला आप याद रखिएगा हीलियम।
दूसरा जो आपको याद रखना है वो आपको याद रखने हैं नियॉन, और तीसरा जो हमारा होता है वो होते हैं आर्गन। अब आते हैं हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 2, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ 2 होंगे। नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या होते हैं 10, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगे 2 और 8। और आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या होते हैं 18, यानी कि इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 8। अब यहाँ से आप देखो ये जो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11। अब आप इन तीनों में से बताओ कि इसका सबसे नज़दीक इनर्ट गैस क्या है, नियॉन है, तो ये नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन लाने की कोशिश करेगा, यानी कि 2 और 8, 2 और 8, यानी कि जो एक इसके पास में बचेंगे, एक जो इसके पास में बचेगा वो अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे को देगा। अब दूसरे को देंगे, लेकिन जैसे हम इस पार्ट में से सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, बिकॉज आपने पढ़ा है कि अगर किसी में एटॉमिक नंबर 11 होते हैं, इसका मतलब 11 प्रोटॉन होते हैं और 11 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आपने हटा दिया तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बच गया 10, यानी प्रोटॉन हमारे पास कितना है 11, इलेक्ट्रॉन कितना है 10। तो क्या हो जाएंगे कि यहाँ पे प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज हमारा ज़्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो नेगेटिव चार्ज हमारा कम जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे Na+, क्या लिखोगे आप इसे Na+। प्लस क्यों लिखे, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन जाते तो हम 2+ लिखते, 3 इलेक्ट्रॉन जाते तो हम 3+ लिखते, बट यहाँ पे एक ही जा रहा है तो आप लिखोगे प्लस। अब बात करते हैं यहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है 7, कितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 7। अब ये क्या करेगा कि जिसके भी आउटर मोस्ट में 5 6 7 होते हैं तो दे ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने का काम करता है। और किसी के आउटर मोस्ट में अगर 1 2 3 होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। और ऐसा क्यों करता है, रीजन अगर पूछा जाएगा तो बिकॉज एनर्जी लूज करे या फिर गेन करे, उसमें हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इलेक्ट्रॉन को अगर हम लूज करेंगे या गेन करेंगे तो उसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर मान लेते हैं जैसे हमारे पास ये जब 1 है तो हमारे पास यहाँ 2 ऑप्शंस है। 2 ऑप्शन क्या है, एक तो हम एक इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे तो भी ऑक्टेट पूरा कर सकते हैं, और दूसरा अगर हम 7 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे तो भी तो ऑक्टेट हमारा पूरा हो जाएगा। तो फिर हम लूज ही क्यों करते हैं, बिकॉज 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उतना सोडियम के पास में नहीं होते हैं। इसीलिए क्या होते हैं कि वैसे एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट में 1 2 3 होते हैं तो उसके लिए आसान ये होता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे और ऑक्टेट पूरा कर ले। और उसी तरह से जिसके आउटर मोस्ट में 5 6 7 होते हैं तो उसे भी क्या होता है कि उतना इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान नहीं होता, क्योंकि उसके पास एनर्जी नहीं होती है, बट वो इलेक्ट्रॉन को ईजिली गेन कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे क्या है, आउटर मोस्ट में 7 है तो 7 आउटर मोस्ट में है तो उससे गेन इलेक्ट्रॉन करेंगे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो अगर 17 इलेक्ट्रॉनिक नंबर है तो इसका सबसे नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन सा है, आर्गन। तो ये 288 कॉन्फ़िगरेशन लेके आना है, तो 7 तो इसके पास ऑलरेडी है। अब जैसे यहाँ से सोडियम यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्लोरीन क्या करेंगे, उस 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करा तो तुरंत यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन हो गया। पहले कितना था 17 इलेक्ट्रॉन, बाद में कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन हमारा कितना है 17, क्योंकि प्रोटॉन तो चेंज होते नहीं है। अब बताइए इसमें ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव, नेगेटिव, तो यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस। और माइनस ही क्यों लिखे हम, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन हो रहा है। अब आपको याद रखना है। अब यहाँ से आप समझिए, मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से आपको समझा देती हूँ। NaCl, सोडियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 7, 2 2 4 2 6 और 1 7। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या है 2 8 1, और इसका कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या है 2 8 7। अब इसे इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन लेकर के आना है, क्योंकि जब इसे कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है तो इसे इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन लाना ही पड़ता है। तो ये क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को इसे लूज कर देगा, यानी ट्रांसफ़र हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रही है। अब जैसे हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिया तो हमारे पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना बच गया 8, 1 जो था वो खत्म हो गया हमारा। और उसी तरह से जब एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले लिया तो ये 7 ना होकर के ये कितना बच गया 8। अब दोनों साइड में देखिए, ये नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन लेकर के आए हैं, ये आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन लेकर के आए हैं।
तो Na जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो ये बन गया Na+ और ये बन गया Cl-। अब इन दोनों के बीच में एक है हमारा पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है हमारा नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है जो दोनों को बाइंड करके रखने का काम करता है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, या हमसे फोर्स भी कह सकते हैं। यानी कि दो आयंस के बीच का जो चार्ज होता है, यानी दो आयंस के बीच का जो फोर्स होते हैं उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। दो आयंस के बीच, अब यहाँ पे देखिए एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों अलग अलग है। अगर वहीं पे जैसे मैंने आपको बोला था कि आयनिक बॉन्ड कभी भी मेटल में नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी मेटल का एग्जाम्पल ले लो, आप सोडियम का ले लेते तो ये Na+ बनाते हैं, मैग्नीशियम का ले लो Mg2+ बनाता है। अब देखिए ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, और आपको पता है कि अगर सेम टाइप ऑफ चार्जेस अगर एक साथ में आते हैं तो दे ऑलवेज रिपेल ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भगाने की कोशिश करेगा, यानी इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो काफी कम होंगे। लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, ज्यादा होती है, और ये हमें फॉर्म करके देते हैं NaCl। तो इस तरह से हम सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन कि अगर हमें पता करना हो, जैसे एग्जाम में क्या होता है कि बहुत सारे आपको क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि आप बताओ कि इसमें से कौन आयनिक बॉन्ड बना रहा है कौन कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो आप सबसे पहले वहां पे देखना कि जैसे किसी का भी नाम दे, जैसे NaCl ही देंगे तो सबसे पहले दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख लेना और देख लेना कि क्या वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके ऑक्टेट पूरा कर रहा है या शेयर करके। अगर ट्रांसफर करके इलेक्ट्रॉन को पूरा कर रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, आयनिक बॉन्ड। और अगर शेयर करके अगर कोई कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद मैं अभी और बताऊंगी आपको। अभी मैंने आपको आयनिक बॉन्ड आपको समझाया और यहाँ से कुछ और भी पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपको समझा रही हूँ। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ NaCl का फॉर्मेशन कैसे हुए थे तो वो मैंने आपको पढ़ा दिया है, आप वहाँ से देख लेना। सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो सोडियम क्या करते हैं, तो सोडियम यहाँ पे Na+ का फॉर्मेशन करते हैं और साथ में क्या होता है, Na+ का फॉर्मेशन कब होते हैं, जब वो 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन को हटा देता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, 281, मतलब एटॉमिक नंबर 11 होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को हटाते हैं तो Na+ का फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह से क्लोरीन का लेते हैं तो क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो ये Cl- का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कहीं भी अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उस रिएक्शन को बोला जाता है ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं उसे हम, ऑक्सीडेशन, यानी कि सोडियम यहाँ पे ऑक्सीडेशन कर रहा है। इसी तरह से कहीं पे अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, यानी कि कहीं पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो हम उसे कहते हैं रिडक्शन। ठीक है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि जो आयनिक बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड जो बनते हैं उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही प्रोसेस इन्वॉल्व्ड होते हैं। यानी कि जहाँ भी आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होंगे, यानी कि वैसे बॉन्ड जहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बॉन्डिंग हो रहे होंगे, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारा लूज होगा यानी कि लॉस होगा, किसी को हम ट्रांसफर करेंगे किसी दूसरे को हम देंगे तो वो क्या कहलाएगा, हमारा ऑक्सीडेशन। और जो इलेक्ट्रॉन को लेने का काम करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। यानी कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन जहाँ भी होंगे वहाँ पे प्रोसेस होगा जिसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और आपको पता है कि इन दोनों को मिला करके हमने एक नाम दिया है जिसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। इट मीन्स अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या आयनिक बॉन्ड रेडॉक्स रिएक्शन करते हैं, या फिर आपसे पूछ सकता है क्या आयनिक बॉन्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करते हैं, हाँ बिल्कुल करते हैं। क्यों, कैसे, क्योंकि आयनिक बॉन्ड जब भी फॉर्मेशन होंगे, जब भी जिस भी समय अगर आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कहीं भी अगर आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होंगे तो वहाँ पे क्या होंगे, एक मेटल होगा और दूसरा क्या होते होंगे, नॉन मेटल होंगे। और जो मेटल होंगे वो क्या करेंगे, ऑलवेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो नॉन मेटल होंगे वो क्या करेंगे, हमेशा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
यानी आयनिक बॉन्ड में हमेशा एक मेटल होगा, दूसरा नॉन मेटल होंगे। तो मेटल जो होंगे वो हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे और नॉन मेटल होंगे वो हमेशा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। और अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं तो उसी को हमने क्या बोल दिया, ऑक्सीडेशन। और जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं उसे ही हमने क्या बोल दिया, रिडक्शन। और अगर दोनों को एक साथ मिला दो तो दे आर रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये आपको याद रखना है कि आयनिक बॉन्ड जो होते हैं उसमें रेडॉक्स रिएक्शन भी होता है। और इस तरह से अगर आप चाहो तो आप एग्जाम्पल से वहाँ एक्सप्लेन भी कर सकते हो। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल लिया था NaCl का, अभी मैं आपको MgCl2 का एग्जाम्पल लेकर के समझा रही हूँ। अब देखिए Mg इट मीन्स मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है, मेटल। Cl मीन्स क्लोरीन, क्या है आपके, नॉन मेटल। और चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ से। आप लिख लिए Mg, यहाँ पे आपने लिख दिया Cl2। अब यहाँ पे आप बताइए Mg जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, 12। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या हो जाएगा, 282। Cl2 इट मीन्स क्लोरीन, क्लोरीन के 2 एटम है, एटॉमिक नंबर 17। क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन आपका, 287। इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से आप लिखिए Mg, क्लोरीन के कितने एटम हैं, 2। तो आप लिखिए इस तरह से 2, Cl आपने यहाँ पे बना लिया। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो आप इस तरह से 2 डॉट से दिखा दें, जिससे में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको आता होगा तो आप बनाए होंगे। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उतने डॉट से हम यहाँ पे आउटर मोस्ट में दिखा देते हैं। अब क्लोरीन का आते हैं, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो आप इस तरह से दिखाइए 1 2 3 4 5 6 7, यानी क्लोरीन के एक एटम में 7 है तो दोनों ही एटम में 7 7 होंगे। तो आप इस तरह से वहां पे दिखा सकते हो। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीटेड। अब आते हैं कि दोनों अपना इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन लेके आएगा। तो इसका नजदीक इनर्ट गैस कौन सा होगा, नियॉन, कॉन्फ़िगरेशन 28। इसका नजदीक इनर्ट गैस कौन होंगे, आर्गन, कॉन्फ़िगरेशन 288। अब आते हैं कि ये बनेंगे कैसे, कैसे फॉर्मेशन होंगे, क्योंकि यहाँ पे तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो वहाँ पे फॉर्मेशन होंगे। अब यहाँ देखिए मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्लोरीन के पास 7 है, यहाँ भी क्लोरीन के पास 7 है। और इसे इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन लाने के लिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ से दूर होगा, मतलब दूर हटाना होगा, यानी किसी दूसरे को देना होगा। और यहाँ पे जो दोनों क्लोरीन प्रेजेंट है इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास 7 है। उसे ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। ऑक्टेट रूल में क्या होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हमारा है उसमें 8 होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 7 तो ऑलरेडी है, इसको 1 चाहिए। यहाँ भी 7 ऑलरेडी है, इसको भी 1 चाहिए। अब क्या करेंगे कि मैग्नीशियम क्या करेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन इसे ट्रांसफर करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसे ट्रांसफर करेंगे। यानी मैग्नीशियम ने क्या करा, अपने दोनों ही इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। यानी यहाँ पे क्या हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो कौन सा प्रोसेस हमारा हो रहा है, ऑक्सीडेशन। समझ में आ रही है। अब यहाँ पे हुआ, इसने क्या करा कि इलेक्ट्रॉन को गेन करा। तो अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो वो हमारा क्या कहला गया, रिडक्शन। यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन देखिए हमारा कंप्लीटेड हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो क्या लिखाएगा, Mg+। कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करा उसने, 2। तो 2 अगर करा तो वहां पे आप लिख दोगे 2+। अब यहाँ पे देखो क्लोरीन है तो आप लिखो Cl। कितना इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, तो 1। ये इलेक्ट्रॉन कितना गेन कर रहा है, 1। तो क्या हम Cl- लिखे, नहीं, ऐसा नहीं होते हैं। वहां पे आपको क्या करना है कि Cl ही लिखना है। यानी क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, लेकिन वो क्लोरीन कितने हैं, 2 एटम। यानी क्लोरीन का 2 एटम है, तो यहाँ पे 2Cl- आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा आ गया Mg2+, ये हमारा आ गया 2Cl-। इन दोनों के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये दोनों बहुत ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे एंड दे फॉर्म MgCl2। तो इस तरह से MgCl2 का आयनिक बॉन्ड होता है। क्योंकि आयनिक बॉन्ड हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी एक अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे को दे रहा है और दूसरा उस इलेक्ट्रॉन को गेन करके बॉन्डिंग बना रहा है। तो हम इस टाइप के बॉन्ड को क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आप एग्जाम्पल बना करके देख सकते हो, जैसे KCl है, MgO है। आप इसका एग्जाम्पल लेकर के बना करके देखो कि इसमें आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ये लास्ट पार्ट आयनिक बॉन्ड का मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको सारा चीज़ समझा दिया है। आयनिक कंपाउंड किसे कहते हैं,
कंपाउंड तो आपको पता है जिसमें टू या टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट रहेंगे और उनका जो बोल सकते हो, फिर से स्टार्ट कीजिए यार, रन यहीं से स्टार्ट कर ले। ये मैं हम क्या हुआ? रुकिए 2 मिनट। आयनिक कंपाउंड का ये लास्ट टॉपिक मैं आप लोग को बता रही हूँ कि आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड किसे कहते हैं? तो दोज टाइप ऑफ कंपाउंड जिसमें कि जो आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट हो, यानी कि वैसे कंपाउंड जो आयनिक बॉन्ड के कारण बने हों, यानी कि दैट टाइप ऑफ कंपाउंड इन विच आयंस आर प्रेजेंट। यानी आयनिक कंपाउंड वैसे कंपाउंड को बोलेंगे जिसमें आयंस प्रेजेंट होने चाहिए, तो उस टाइप के कंपाउंड को हम आयनिक कंपाउंड बोलेंगे। एग्जाम्पल कैसे हमें पता चलेगा कि आयनिक कंपाउंड है या फिर नहीं है? तो सिंपल सा है, आप कोई भी एग्जाम्पल लो, जैसे MgCl2 का मैंने आपको बताया था। तो MgCl2 में क्या है कि आप इसको क्या करो कि ब्रेक करके देखो, यानी मैग्नीशियम और क्लोरीन का आप वहाँ पे निकाल करके देखो क्या मैग्नीशियम आयन का फॉर्मेशन कर रहे हैं या नहीं, या फिर क्लोरीन आयन का फॉर्मेशन कर रहा है या नहीं। अगर आयंस का फॉर्मेशन हो रहे हैं इट मीन्स दे आर आयनिक कंपाउंड, और अगर नहीं फॉर्मेशन हो रहे तो देन वो आयनिक कंपाउंड बना नहीं रहे हैं। अब यहाँ पे आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होती है? तो कंपाउंड किसे कहते हैं? कंपाउंड आपने पढ़ा होगा कि 2 और 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट से बना हुआ होता है, और लेकिन उनका जो प्रोपोर्शन होता है वो फिक्स्ड होता है। जैसे एग्जांपल आप लो वाटर का H2O, ठीक है ना। तो वाटर का अगर हम एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं तो क्या होते हैं कि इसका रेशियो हमेशा फिक्स्ड होता है वाटर का। अगर इसका रेशियो हम चेंज कर देते हैं, जैसे कि आप क्या होता है, जैसे 2:16, तो ये क्या हो जाता है 1:8, यानी वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम 1:8 रेशियो में मिलाएंगे तो ही वो वाटर बनाएगा। लेकिन अगर उसका रेशियो हम चेंज कर देते हैं, जैसे 2:8 कर देते हैं या 1:9 कर देते हैं, कुछ भी अगर रेशियो चेंज करेंगे तो देन वो कंपाउंड नहीं कहलाता है, वो क्या कहलाता है फिर वहाँ पे मिक्सचर्स। तो ये आपको याद रखना है, कंपाउंड वैसे सब्सटेंस को बोला जाता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट मिक्स होते हैं, एटम होते हैं, लेकिन उनका जो प्रोपोर्शन होना चाहिए वो फिक्स्ड होने चाहिए। अगर उनका प्रोपोर्शन हम चेंज करते हैं, इट मीन्स अगर रेशियो हम उसका चेंज कर देंगे तो वो कंपाउंड ना बना करके वो मिक्सचर्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो आयनिक कंपाउंड वैसे कंपाउंड जो आयन से बने होते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, क्योंकि प्रॉपर्टीज तो हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी बता रहा है कि जो आयनिक कंपाउंड होंगे उसके बीच में उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उनके बीच में वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, यानी कि उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे आप एग्जांपल ले लो NaCl का। NaCl एक आयनिक कंपाउंड है क्योंकि आयन से बने हुए हैं। अब इन दोनों जो सोडियम और क्लोरीन जो दोनों एलिमेंट है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी कि वो एक दूसरे को जो बाइंड करके रखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे फोर्स होते हैं। यानी जो भी आयनिक कंपाउंड होंगे उस आयनिक कंपाउंड के एलिमेंट्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो ये पहला उसका प्रॉपर्टी होती है। सेकंड प्रॉपर्टी, जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं जनरली दे आर सॉलिड। वो क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। फर्स्ट क्या मैंने बताया आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी कि उसमें बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। दूसरा, उनका फिजिकल स्टेट जनरली कैसा होता है? सॉलिड। थर्ड पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। अब आप यहाँ समझना कि अगर किसी 2 एलिमेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो उसको ब्रेक करने के लिए, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा हीट एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर जैसे जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते हैं, आप जनरली पढ़ते हो सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, लिक्विड में कम होता है, गैसेस में कम होता है। तो सॉलिड को अगर हमें ब्रेक करना है तो उसमें ज़्यादा एनर्जी आपको देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसके फोर्स को आप ब्रेक करोगे तभी तो वो अपने स्टेट को चेंज करेगा। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो जनरली सॉलिड होते हैं। अगर सॉलिड हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा होगा, और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी उसकी क्या हो जाएगी? ज़्यादा, क्योंकि हमें वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा ताकि वो ब्रेक होकर के वो मेल्ट हो सके या फिर बॉयल हो सके।
क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में है। अगर सॉलिड स्टेट में है तो एनर्जी देंगे तभी तो वो मेल्ट हो करके वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और अगर हम उसे और भी हीट देंगे तो वो बॉईल करेगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पे जाएगा। तो इसके लिए क्या है कि आप अगर ये फर्स्ट पॉइंट अगर आपको याद रह गया कि आयनिक कंपाउंड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा किस में होता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस में? सॉलिड में होता है। अगर सॉलिड में होता है तो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा, यानी कि ये तीनों पॉइंट आपसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टेन स्टेट और एक्वस स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट, यानी कि जितने भी आयनिक कंपाउंड होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करेगा, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन वो किस स्टेट में करेगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, मोल्टेन स्टेट में, या फिर किस स्टेट में करेंगे, एक्वस स्टेट में। सॉलिड स्टेट में वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज इनमें अब यहाँ NaCl है, सॉलिड NaCl आप एग्जांपल ले लो, तो इनके बीच में आयंस तो प्रेजेंट है, आयंस तो प्रेजेंट है। तो जनरली हम क्या बोलते हैं कि वैसे कोई कंपाउंड सॉल्वेंट जिसमें आयंस प्रेजेंट हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन यहाँ पे नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। अब बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण यहाँ पे फ्रीली ये मूव नहीं कर पाते हैं, और जब तक फ्रीली कोई अगर आयंस मूव नहीं कर रहा है किसी भी चीज़ में तो वो कभी भी वहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर मॉल्टेन स्टेट में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं, दैट्स वाई ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और एक्वस सॉल्यूशन, किसी भी सबस्टांस को जब हम वाटर में डालते हैं तो वाटर के अंदर ये कैपेसिटी होते हैं कि जो भी उसके अंदर आयंस प्रेजेंट है उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो ब्रेक करने का काम करता है। तो जब वो इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देगा तो इसमें जो आयंस है वो थोड़े ढीले पड़ जाएंगे, यानी कि उसमें फ्री आयंस मतलब हो जाएंगे और वो मूव करना शुरू करेंगे। और जब वो मूवमेंट में आएंगे तो अगर फ्री आयंस कहीं भी प्रेजेंट है तो वो क्या करेंगे कि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है। बट सॉलिड NaCl में होता क्या है कि यहाँ भी आयंस प्रेजेंट होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं प्रेजेंट है, बट फ्री आयंस नहीं होते हैं। अब फ्री आयंस नहीं होने के कारण, फ्री आयंस नहीं होने के कारण वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। तो ये 4 प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया आयनिक कंपाउंड का। सबसे पहली प्रॉपर्टी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं, जनरली सॉलिड होते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, मॉल्टेन स्टेट, एक्वस स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। और एक और भी चीज़ याद रखना है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि वाटर में ये घुल सकते हैं, मिल सकते हैं। लेकिन जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो ये पॉइंट भी जरूर याद रखेगा कि आयनिक कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर, आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, आयनिक कंपाउंड वाटर में तो सॉल्युबल होते ही हैं, लेकिन ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट होते हैं जैसे कि आपका है कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसे हम CCl4 कहते हैं। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है, एक तरह का ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, लेकिन वो उसमें सॉल्युबल नहीं होता है। तो आप ये भी प्रॉपर्टीज में ऐड कर सकते हो कि आयनिक कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर बट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट दे आर नॉट सॉल्युबल। तो इस तरह से आप एग्जांपल दे सकते हो। जितने भी आपके क्वेश्चंस आयनिक बॉन्ड या फिर आयनिक कंपाउंड पार्ट से आएंगे तो उसमें इस पार्ट से ज़्यादा कहीं से भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।